जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1। आई एम विनय गोस्वामी फ्रॉम रांची और हम लोग चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर जो है इस बार 2024-25 के लिए बहुत ज़्यादा समराइज़ किया गया है। मतलब इसमें जो हम लोग पढ़ते थे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, उसको अब हटा दिया गया है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें HCF है और थी प्रूविंग ऑफ √3, √4, √5, √7, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन, ठीक ना। तो जो भी अभी हम इसमें पढ़ेंगे तो वो लगभग आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल न्यू सिलेबस के आधार पर है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें रियल नंबर है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर, रियल नंबर क्या है? दोज नंबर represent on नंबर लाइन। जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे सभी रियल नंबर है। मीन्स आप लोग नंबर लाइन पर 9th में आप पढ़े होंगे, √3 को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे। 1/2 को भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। 5/4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप 7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो ऑन। तो ये सभी रियल नंबर हैं और रियल नंबर को हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या होगा? जो नंबर P/Q के फॉर्म में होगा और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कोप्राइम नंबर हो जाता है। मीन्स 5/4 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इनके बीच में आप देखिएगा इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, ये कोप्राइम नंबर हो जाता है। 5 एंड 4 दोनों होंगे कोप्राइम नंबर। तो एनी नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन और P/Q के फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स A/B इज ए रेशनल नंबर और A और B दोनों को प्राइम नंबर है। अभी हम लोग इसको प्रूफिंग में देखेंगे, इसका पहले इसको जान लीजिए। तो A/B जो है वह को प्राइम नंबर है और B इज नॉट इक्वल्स टू 0। B जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ए इसका ए पार्ट है रेशनल नंबर का। अब हम लोग रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसको एकदम अच्छी प्रकार से इस पर अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए। ए क्वेश्चन आएंगे या इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, ए बिल्कुल श्योर है इसी के जैसे क्वेश्चन ही आएंगे। तो आइए हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग अभी इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 156 जो एक कंपोजिट नंबर है। अब इस एग्जाम में इसके प्लेस पर कोई भी कंपोजिट नंबर दिया जा सकता है, 156, 332, ये कोई भी कंपोजिट नंबर आपको दिया जा सकता है और ये पूछा जाएगा कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, इसको एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, वो अपने प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके प्राइम फैक्टर को फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग हैं, सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 156 का हम लोग प्राइम फैक्टर को फाइंड करते हैं। यहाँ पर इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इसको मेथड से इसको फैक्टर 5 कीजिए। देखो फर्स्ट ए नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से होगा डिवाइड, 2 3 जा 6, 1 हुआ 18 और 2 9 जा 18, फिर आपको हम 3 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 13 और 13 जो एक प्राइम नंबर है। तो 156 इज अ इक्वल्स टू क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 13, ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। तो हमें ये एक्सप्रेस करना था कि 156 एज ए
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस 2, 3 and 13 are prime number। 2, 3 and 13 ये सभी प्राइम नंबर ही हैं। सो 156 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, अपने प्राइम फैक्टर का ही प्रोडक्ट है। ओके, एक क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें दिया हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ये दो नंबर हैं, इनका HCF दिया हुआ है और हमें LCM फाइंड करना है। तो सीधा हम लोग फार्मूला पर ही आएंगे, लिखेंगे हम लोग वी नो दैट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर? HCF हमारा क्या है 9 इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। ठीक है? तो यहां लिखिए सो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 बाई 9। देखिए कैंसिल कीजिए, यहाँ पर देखिए 6 and 3 9, तो ये 9 से डिविजिबल है, सीधा 9 से कैंसिल कीजिए। 9 3 जा 27, 3 होगा रिमाइंडर एंड 6 36, 9 4 जा 36। तो अब आप 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आ जाएगा 2233 एंड 8। ये आपका होगा LCM। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं LCM इक्वल्स टू 8। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपको HCF मालूम होगा तो LCM भी फाइंड कर सकते हैं, LCM मालूम है तो HCF भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ओके, आते हैं हम लोग अब इस न्यू क्वेश्चन पर। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब इस n जो है एक नेचुरल नंबर है, मतलब एक का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 8 9 100 200 230 कुछ भी हो सकता है। तो n एक नेचुरल नंबर है, तो 6 टू द पावर n इसका वैल्यू जो भी होगा उसके n मतलब उसके यूनिट प्लेस पर 0 कभी नहीं हो सकता है। इसको हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है और बताना है चेक कर करके। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो है। तो देखिए इसको सॉल्व। इफ 6 टू द पावर n हैव 0 एंड, मतलब उसके एंड में 0 होगा, कोई ऐसा वैल्यू हो, देन 5 इज द फैक्टर। ये मस्ट है, ठीक है ना? तो 5 जो है इसमें एक फैक्टर जरूर होना चाहिए यदि इसके एंड में 0 होना चाहिए, ठीक है ना? अब हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं। 6 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे और सिंप्लीफाई कीजिए 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। तो देखिए इन दोनों में 5 तो नहीं है, और जब 5 नहीं है तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर सीधा लिखिए सिंस 6 टू द पावर n
have not a factor 5, so 6 to the power n cannot end with the digit 0. 0 नहीं हो सकता है क्योंकि 5 फैक्टर नहीं है। अब इसके प्लेस पर कोई भी हो, अब उसके एंड पर 0 होना चाहिए, तो बस इसी को इसी प्रकार से फैक्टराइज कर दीजिए, उसकी पावर n दे दीजिए। 5 होगा तो एंड पर 0 हो सकता है, और 5 नहीं है तो नहीं होगा। ओके, आइए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें या तो एलसीएम फाइंड करना होगा या एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो इसके जैसे वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें होता है क्या है, बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछे कि सर ये समझ में नहीं आता, क्या फाइंड करना समझ में आ जाता है, लेकिन हमें एलसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई फील्ड है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। तो ये सर्कुलर पाथ है, तो इसमें दोनों रवि एंड सोनिया, ये मान लो सोनिया है और ये रवि, दोनों सेम पाथ पर एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी कैपेसिटी है, इसके एक राउंड जो है 18 मिनट्स में, 18 मिनट्स में वह इस फील्ड के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं, एक राउंड लगाते हैं। एंड रवि इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में वह लगाता है 12 मिनट। तो यहाँ देखिए सोनिया, इसका टाइम है सेम डिस्टेंस के लिए 18 मिनट्स, एंड रवि ये लेते हैं 12 मिनट्स। तो सोनिया और रवि, सोनिया 18 मिनट्स 1 राउंड एंड रवि 1 राउंड 18 मिनट्स। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाना, उस सर्कुलर पाथ पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, वो रनिंग करते हैं। तो अब वह कितनी देर में वह स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल लेंगे, ठीक है ना। तो ए लगा रहे हैं 18 मिनट में, ए लगा रहे हैं 12 मिनट में। तो जब भी वे दोनों मिलेंगे तो ये 18 एंड 12 मिनट के बाद ही तो मिलेंगे ना। तो आपका जो आंसर जो होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो भी आंसर होगा, वह इस 18 एंड 12 से तो बड़ा होगा, क्योंकि वो एक चक्कर ये 12 मिनट में, ये लगाते हैं 18 मिनट में। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू 18 से तो ज़्यादा होगा। तो 18 या 12 से ज़्यादा अधिक होगा, तो इसके लिए हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। और जब भी कोई इस तरह क्वेश्चन आते हैं और उसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 18 एंड 12 से कम होगा, तो उसके लिए एचसीएफ फाइंड करना होगा। मतलब इसके मिनिमम वैल्यू से भी कम होगा तो एचसीएफ होगा, और इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू से भी अधिक होगा तो एलसीएम होगा। इसी को ध्यान में रखिए। तो आप स्पष्ट है कि यहाँ हमको वैल्यू जो है ये 18 से भी अधिक होगा, तो इसके लिए एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सीधा लिखेंगे, सो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12, 18 के प्राइम फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 12। तो एचसीएफ कितने हो गए इसके, जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन क्या है 2 एंड कॉमन है 3, तो ये कितना हो गया, सॉरी एलसीएम फाइंड करना था हम लोगों को। एलसीएम
तो एलसीएम में रखेंगे हम लोग 2, 2 मैक्सिमम किस में है, इसमें, तो 2 का स्क्वायर, और इसके बाद है 3, 3 मैक्सिमम कितने हैं, ए हो गया इसका स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 36 मिनट्स। तो आफ्टर 36 मिनट दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बार मिल लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप HCF LCM का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम को और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग आते हैं, आइए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर A1 में है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द LCM एंड HCF, ये दो नंबर हैं, इनके LCM एंड HCF हमें फाइंड करना है। उसके बाद इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो दो नंबर दिया हुआ है, तो आइए हम लोग इसका पहले LCM फाइंड करते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 क्या होगा, आप निकालने के लिए छोटा नंबर है तो एट वंस फाइंड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, क्या होगा 13, 2 एंड 13 दोनों प्राइम नंबर है, इसका ना एक और नहीं होगा, 2 इंटू 13 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 91, इसके भी दो ही फैक्टर होंगे क्योंकि 91 ये डिवाइड होगा 7 का, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो 7 एंड 13 इसके दो फैक्टर हुए। अब हमें LCM फाइंड करना है, तो LCM में क्या होगा, जितने भी प्राइम फैक्टर है सभी को यूज़ करते हैं उसके मैक्सिमम डिग्री के साथ। तो यहाँ पर 2 है, इसकी डिग्री 1 ही है, यहाँ 7 है, इसकी भी डिग्री 1 ही है, और 13 भी दोनों जगह 1 1 ही है। तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 26 इंटू 7, तो ये आ गया हमारा 182, ये हुआ LCM। अब देख लीजिए HCF, तो HCF क्या होगा, HCF में जो कॉमन फैक्टर होंगे उसके मिनिमम डिग्री के साथ लेते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ पर केवल 13 है, तो हम 13 हो गया इसका HCF। अब हमको वेरिफिकेशन करना है, तो लिख दीजिए यहाँ पर वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM कितना है 182 और HCF 13, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 इंटू 91। अब ये 182 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये नंबर आएगा 2366 एंड 26 को आप 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा 2366। ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, तो ये हो गया वेरीफाइड। मीन्स ये हुआ कि ये हम लोग पहले इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, यदि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला गया है तब तो उसी से करना पड़ेगा, अन्य आप किसी से कर सकते हैं। हम इसके LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो वेरिफिकेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर हो गया। ठीक ऐसा ही जो है इस क्वेश्चन को बनाइएगा, या फिर इसके जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से आप बनाएंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। ये दो नंबर हैं और इनका HCF दिया हुआ है 9, तो आपको फाइंड करना है इनका LCM क्या है। सीधा हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट LCM नहीं फाइंड करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर HCF इक्वल्स टू 9 एंड नंबर की क्या हमारे पास है 306 एंड 657। आप यहाँ लिखिए वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर या प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF equals to product of number। तो प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF मीन्स LCM आपके पास है 9 एंड HCF एंड LCM क्या है, इसे आपको फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657। सो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 बाई 9। 9 से कैंसिल कर दीजिए। देखिए नंबर ए भी कैंसिल हो जाएंगे, ए भी कैंसिल हो जाएगा, आप इसी को भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर 6, 5, 11 एंड 7, 18 9 से बिल्कुल डिविजुअल है। 6, 3, 9 ए भी 9 से डिविजुअल है, तो किसी को भी काट सकते हैं। तो 9 3 जा 27, 3 6 36, 9 4 जा 36। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और 7 4 जा 22,338। ये हमारा हो गया LCM। तो LCM या HCF कुछ भी दिया हुआ हो तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। इसके जैसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। अभी √5 हो सकता है, √7 का पूछा जा सकता है, √11 इज ए रैशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन एक जरूरी एग्जाम में रहेंगे। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो पहले क्या इसको मान लीजिए कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है। इसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, वह रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा तो वह इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस इसी प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पर, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। मान लीजिए कि √5 जो है वह एक रेशनल नंबर है। सो √5 इक्वल्स टू A/B। क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर A और B जो है इंटीजर्स है और को प्राइम नंबर है। वेयर A and B are integers and co-prime number। मतलब को प्राइम नंबर क्या हुआ, मतलब इसके A और B के जो होंगे फैक्टर, इस कॉमन फैक्टर A 1 होंगे, 1 के अलावा और कोई इसके कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो हम लोग इसको यहाँ पर मान लेते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, √5 इक्वल्स टू A/B। √5 का वैल्यू हो गया A एंड B। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। √5 स्क्वायर इक्वल्स टू A² बाई B²। ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में स्क्वायर करने पर क्या हमें मिला, यहां तो हो गया 5, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, एंड इसमें क्या हो गया A² एंड B²। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5
बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। लिख देंगे ब्रैकेट में ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ए आ गया ए स्क्वायर। इसका मीनिंग्स क्या हुआ, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका मीन्स हो गया, इट मीन्स 5 and b is also factor of a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का एक फैक्टर हो गया 5, ठीक ना। तो इसके एक यहाँ पर फैक्टर हो गए। अब यहाँ मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ओके, देखिए तो ये हमारा था लेट ए इक्वल्स टू 5c। तो अब इस पर हम लोग इसके वैल्यू को ये यहाँ पर रख देते हैं। तो ए का स्क्वायर है तो यहाँ भी ए स्क्वायर कर दीजिए। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आपका हो गया यहाँ पर 5b स्क्वायर। क्लियर, ए इक्वल्स टू हमने माने हैं 5c, तो यहाँ पर 5c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, या 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या हुआ कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। 5 जो है b का फैक्टर है, b स्क्वायर का फैक्टर है। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। यदि वो b स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो 5 जो है b का भी फैक्टर है। जैसे यहाँ पर था 5b स्क्वायर इज, तो ये 5 इज ए फैक्टर ऑफ b हो गया ना। तो 5 जो है इसमें a का भी फैक्टर है, तो a स्क्वायर का भी फैक्टर है। आप इसको यहाँ भी लिख दीजिए। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि 5 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होगा, है ना। देखिए यहाँ पर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो 5 जो है वह ए स्क्वायर का फैक्टर है, और ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वह ए का भी फैक्टर है। तो 5 जो है वह ए का भी फैक्टर है। यहाँ देखिए 5 जो है वो बी का भी फैक्टर है। क्लियर, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा था कि √5 जो है वह इक्वल्स टू a बाई बी। a एंड b जो है वो रेशनल नंबर है, a बाई बी रेशनल नंबर है, a एंड b जो है वो को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर में 1 के अतिरिक्त और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ फैक्टर 5 भी हो गया। देखिए 5 इसका फैक्टर हो गया, इसका अर्थ है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बट इट इज रॉन्ग। ये तो गलत है। क्यों गलत हुआ? बिकॉज √5 is not a रेशनल नंबर। क्योंकि √5 जो है रेशनल नंबर नहीं है और हम लोगों ने मान लिया था कि वो रेशनल नंबर है। सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना। और अपना लैंग्वेज में जो कुछ भी चेंजिंग, जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो, प्रोसेस यही रहेगा। और इसके आधार पर √5 भी आ सकता है, √7 भी हो सकता है, √9 भी हो, √9 नहीं, √9 तो हो जाएगा 3, √11, √13, √17, ये सभी इसी प्रोसेस से और एक एग्ज़ाम में आपको रह सकते हैं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रूव दैट
3+2√5 इज ए रैशनल नंबर। मैंने इसको क्या किया है कि a√5, √3 या फिर ये लगभग 3 तरह के फॉर्म में आ सकते हैं, तो मैं तीनों को दे दे रहा हूँ। 3 में से एक क्वेश्चन तो आपका श्योर है। भले ही ये आपका न्यूमरस जो है 3, 2, 5 ये कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्म ऐसा ही रहेगा। तो आइए 3+2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक उसी के प्रकार से आप मान लीजिए वी एज्यूम, इसको हम थोड़ा सा अलग बना रहे हैं जो आपको अच्छा लगे। वी एज्यूम दैट 3+2√5 is a रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया, या आप मान भी सकते हैं, या हमने इसको एज्यूम किया कि 3+2√5 एक रेशनल नंबर है। सो यदि वो रेशनल नंबर होगा तो वह किसके इक्वल होगा? 3+2√5 इक्वल्स टू a/b, where a and b are integers। a and b जो है इंटीजर्स है, कोप्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर हमने टारगेट है √5 को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सभी को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए 2+2√5 इक्वल्स टू a/b-3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a-3b/b, यही होगा। अब यहाँ पर 2√5 है, √5 को अकेला छोड़ दीजिए। √5 इक्वल्स टू a-3b/2, ए बी पहले से ही है, तो √5 इक्वल्स टू a-3b/2b। तो स्पष्ट है कि हम लोग रेशनल नंबर माने हैं और a और b हमको मानते हैं कि वह इंटीजर्स है। माने हैं ना, a और b इंटीजर्स है, तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो a भी रेशनल नंबर है। साफ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंस a and b are integers, so a-3b/2b is a rational number। इसको कैलकुलेट करेंगे वो रेशनल नंबर ही होगा। Therefore √5 is also rational number, but it is कॉन्ट्राडिक्स। ये कॉन्ट्राडिक्स है। √5 को हम लोग जानते हैं कि वह इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। ये तो रेशनल हम लोग इसको मान लिए हैं, तो उसके अनुसार इसको भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। जब ई इरेशनल नंबर है तो फिर एक ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए और बी इंटीजर से तो रेशनल नंबर के फॉर्म होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, यहाँ लिखेंगे दिस arise due to we assume that 3+2√5 is a रेशनल नंबर। ये इसी कारण उत्पन्न हुआ कि हम लोग मान लिए कि 3+2√5 जो है वह रेशनल नंबर है। देयरफॉर
3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हो गया क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में चेंज करके कुछ भी आ सकता है। 5 प्लस √5 रेशनल नंबर, या 7 प्लस 3√5 रेशनल नंबर, या √5 की जगह √7 √11। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और 100% श्योर रहिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रूव दैट 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। मान लो कि वह सिंगल में वो फ्रैक्शन के रूप में है, तो 1/√3, 1/√7, 1/√11 के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी देखिए ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ मान लेंगे। लेट अस assume that 1/√3 is a रेशनल नंबर। हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। सो 1/√3 इक्वल्स टू ए एंड इक्वल्स टू a/b के फॉर्म में हो। 1/√3 रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में हो सकता है, या अभी p/q के फॉर्म में हो सकता है क्योंकि वो रेशनल नंबर है। और यहाँ पर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, b इंटू 1 b और a क्या हो गया, a√3। क्लियर? √3 को ट्रांसफर कीजिए तो ये क्या हो गया, या a को ट्रांसफर कर दीजिए सबसे अच्छा, b/a इक्वल्स टू √3। b/a जो है √3 के इक्वल्स है। तो यहाँ पर a/b इज अ रेशनल नंबर, तो b/a भी रेशनल नंबर होगा। सो यहाँ पर लिख दीजिए, सिंस a/b इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर b/a इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्लियर? मान लो 3/5 रेशनल नंबर है तो 5/3 भी तो रेशनल नंबर ही होगा। तो a/b जो है या b/a रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर अभी b/a रेशनल नंबर हो गया तो मतलब √3 भी रेशनल नंबर होगा। तो देयरफॉर √3 इज अ रेशनल नंबर। बस यहीं पर कॉन्ट्राडिक्स अराइज हो गया, क्योंकि √3 को तो हम जानते हैं कि वह इरेशनल नंबर है, बट it is contradicts because we know that, हम जानते हैं कि √3 is a irrational number। √3 जो है इरेशनल नंबर है। सो आवर एजम्पशन, हम लोगों ने जो माना है, एज्यूम किया गया है, इज रॉन्ग। ये हमारा रॉन्ग है। हेंस 1/√3 इज अ इरेशनल नंबर। तो 1/√3 जो है वह इरेशनल नंबर है। ओके, आते हैं हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन है HCF LCM का ही है। फाइंड द लिस्ट नंबर बीस वेन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40, लीव रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34।
उस नंबर को फाइंड कीजिए जिसको इससे डिवाइड किया जाए तो ए हमारा रिमाइंडर बचे। आप देखिए यहाँ पर आपका होगा प्रश्न कि एलसीएम फाइंड करें कि सर एचसीएफ फाइंड करें। तो देखिए इन सभी नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो ए रिमाइंडर बचेगा, तो इन सभी से ही बड़ा नंबर होगा ना वो, क्योंकि इससे उसको डिवाइड करना है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, ए चूंकि रिमाइंडर बचना चाहिए तो उसको पहले माइनस कर दीजिए। तो माइनस क्या क्या करेंगे हम लोग, 20, इसमें रिमाइंडर बच रहा 14, तो ये नंबर क्या हो गया, सॉरी ये नंबर है 14, तो रिमाइंडर बच गया 6, तो ये नंबर होगा 6। नेक्स्ट 25 माइनस 19 इक्वल्स टू 6। फिर है 35 माइनस 29 इक्वल्स टू 6 एंड 40 माइनस 34 इक्वल्स टू 6। तो देखिए इन सभी को हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसके जो रिमाइंडर बच रहा है तो ये हमारा कॉमन आ रहा है, तो इन सभी में हमारा रिमाइंडर बच रहा है 6 है। तो अब एलसीएम फाइंड करते हैं। सो जो भी एलसीएम होगा उसमें से एक कॉमन एलसीएम को कॉमन जो है सब्सट्रैक्शन इसको माइनस कर देंगे क्योंकि सभी में है बच रहा है 6। तो आइए एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40। तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 25 सिंपल है 5 इंटू 5 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 35 तो 7 इंटू 5 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 40 तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 5। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए क्या होगा, देखिए मैक्सिमम यहाँ पर है 2, सबको लेना है, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5, इन सभी में है 5 मैक्सिमम है स्क्वायर में, और कुछ हमारे पास 7 भी है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ देखिए 2 क्यूब में है, तो इस 2 को हम लोग क्यूब में ले लेंगे। एंड 7 केवल सिंगल है तो 7 का स्क्वायर नहीं होगा, केवल यहाँ पर 7 होगा। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 5 5 जा 25 इंटू 7, तो क्या हो गया 25 8 जा हो गया 200 इंटू 7 तो 1400। सो 1400, सो रिक्वायर्ड नंबर 1400 माइनस, देखिए ये 6 हमारा सभी में आया है ना, तो इस 6 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 1394। यही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, जिसको उस नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 14, 19, 29 एंड 34 होगा। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग इसमें कुछ अदर क्वेश्चन पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको इस कारण से इसको दिया है क्योंकि आपको एचसीएफ और एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम में कैसे समझ में आएगा कि उसको हमको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ये हमेशा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसको बताया था, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length of 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ जो है ये दे दिया हुआ है, तो हम लोग वो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट हो जिसको इसको हम लोग मेजर कर सकें, तो उसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है।
तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि ये 7 मीटर का है, ये मान लो 3 मीटर है, 12 मीटर है। तो उस ऑब्जेक्ट का लेंथ इन सबसे छोटा ही तो होगा ना, जिससे कि हम लोग इसको भी मेज़र कर लेंगे फुली, चाहे उसको 5 टाइम्स में, चाहे जितनी टाइम्स में हम लोग कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। तो इन सभी से उसका लेंथ छोटा होगा। तो उन सभी से उसका लेंथ छोटा होगा तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, उसका HCF फाइंड करेंगे। तो हम इनका HCF फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले इसको, ये सभी मीटर है, सेंटीमीटर में है, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 7 मीटर इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 385 सेंटीमीटर and 12 meter 95 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1295 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 3 लेंथ है। अब हम लोग ऐसा कौन सा मैक्सिमम लेंथ लेंगे जिससे इन सभी को मेजर कर सकें। तो देखिए सीधा लिखेंगे हम लोग HCF ऑफ 700 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर। अब इनका हम लोग HCF फाइंड करेंगे, सीधा डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। तो पहले ले लीजिए इसको, जो सबसे बड़ा लेंथ हमारा है, और उसको इस से डिवाइड कीजिए या इससे डिवाइड कर लीजिए, बड़े वाले से डिवाइड कर लीजिए। 700 2 जा 1400, तो केवल एक ही टाइम्स होगा, तो लिख दीजिए 700 माइनस करेंगे क्या होगा 5 9 एंड 12 माइनस 7 595 हुआ। अब इस 5 पर 195 से 700 को डिवाइड कीजिए, ये भी एक ही बार होगा। 595 माइनस कीजिए, 5 एंड 9 माइनस 9 0 और 6 माइनस 5 1, और 105 से 595 को डिवाइड कीजिए। देखिए 5 टाइम्स तो ये इतनी चल जाएगा, 5 5 जा 25, 0 जा तो 2 हो गया, 5 1 जा 5। अब इससे हम लोग माइनस करेंगे 0, 9 माइनस 2 7 और एक कैंसिल हो गया। अब 70 से हम लोग करेंगे 105, ये भी 1 टाइम्स 70 क्या हो गया 5, 10 माइनस 7 3। अब 35 से डिवाइड करेंगे हम लोग 70 को, तो 35 2 जा 70, ये कैंसिल हो गया। तो अभी तक इसका HCF आया 35। अब इस 35 से हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा 385 है, 385, तो ये 38 पहले लेंगे हम लोग। 35 माइनस करते हैं 3 एंड 35, 1 टाइम्स 35, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो HCF इक्वल्स टू आया 35। तो आंसर हो गया 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर ही हम लोग मिनिमम मैक्सिमम होगा लेंथ, जिससे हम लोग इन सभी को मेज़र कर सकते हैं। मतलब 35 सेंटीमीटर से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। मतलब एक रूम है जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। अब इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है इसके सीलिंग में, तो उस स्क्वायर टाइल्स का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है और कितने टाइल्स हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। तो जो भी स्क्वायर टाइल्स हम लेंगे उसका लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों साइड इक्वल होगा। तो जो भी उसका लेंथ होगा इन दोनों से छोटा ही तो होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता है।
इसलिए हम लोग इसको HCF फाइंड करेंगे। हो गया क्लियर? तो पहले इसको लिखिए, लेंथ इक्वल्स टू 15 मीटर 17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1517 सेंटीमीटर। यूनिट को सेम कर लेंगे। ब्रेथ इक्वल्स टू 9 मीटर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 902 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ब्रेथ। अब यहाँ से हम लोग इसका HCF फाइंड करेंगे, वही होगा स्क्वायर साइड का लेंथ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ रिक्वायर स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स टू HCF of 1517 एंड 902। इन दोनों का हम लोग HCF फाइंड करेंगे। तो देखिए, लार्जर नंबर को डिवाइड कर दीजिए स्मॉलर नंबर को। तो पहले चेक कीजिए, 902 जाए 1800 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 टाइम्स होगा। तो ये 902 माइनस करेंगे, ये 5 1 एंड 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6। अब 615 से डिवाइड कीजिए, 902, ये भी 1 टाइम्स, 615, 8 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 1 8 एंड 8 माइनस 6 2। अब 287 से डिवाइड कीजिए, 615, ये 3 टाइम्स तो नहीं जा सकता है, 2 टाइम्स पॉसिबल है। तो 3 7 जा 21 2, 8 3 जा 24 एंड 2 26, 2 3 2 जा 6 एंड 2 8। ओ सॉरी, 3 टाइम्स तो पॉसिबल ही नहीं था, 2 टाइम्स तो जाएगा ना, 2 टाइम्स। $574, 2 times 5 minus 4 1, 1 11, 11 minus 7 4, ए कैंसिल 41। अब 41 से डिवाइड कीजिए 287। तो देखिए 7 टाइम्स हो रहा है डिवाइड, लिखिए 7 7 1 जा 7 7 4 जा 28, कैंसिल हो गया। तो ये HCF आ गया हमारा 41। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इक्वल्स टू 41। सो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर। एक तो आंसर यही हो गया है। एक तो ये आंसर नहीं है, 41 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर टाइल्स का साइड आ गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रूम बाई एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रूम 1517 इंटू 902, इसको डिवाइड कीजिए 41 इंटू 41, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, 41 से ए डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 41 1517, इसको डिवाइड कीजिए 41 से, 41 3 जा 12, 8 4 माइनस 2 2, कैंसिल हो गया, 7। तो ये 7 टाइम्स होगा 287। तो इससे हम डिवाइड किए तो ये हो गया 37।
902 भी डिवाइड होगा, 902 डिवाइडेड बाई 41, 41 टू जा 82, 8 2 फिर 2 टाइम्स 82, ये हो गए 22। अब 37 इंटू 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया, एंड 74, 814 टाइल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 814 टाइल्स। तो ये जो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना था तो हमारा 814 टाइल्स आ गया। तो इसी प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आइए हम लोग एक एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग इस टॉपिक्स में लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, 6 bells comes to the tolling together and toll at interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively। मतलब 6 बेल है जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के इंटरवल पर, मतलब फर्स्ट ए बेल जो है प्रत्येक 2 मिनट पर रिंग हो रहा, ए बेल जो है वह 4 मिनट पर, ए 6 मिनट पर, 8 मिनट पर, 10 एंड 12 मिनट पर ये बजते हैं। एक साथ ये सभी बेल बज गए। अब 30 आवर्स, इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। अब वे 30 आवर्स 30 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। पहले एक बार बज गए, अभी 30 घंटे के इंटरवल में वह कितनी बार वो साथ में बजेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर देखिए, तो ये बेल जो है जो 2, 4, 6, 8 मिनट के इंटरवल पर बज रहे हैं, तो अब जब भी वह बजेंगे तो ये जो इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ है इसकी से अधिक ही तो होगा। मीन्स कि अब जब एक साथ जब बजेंगे, ये 12 मिनट के बाद बज रहे प्रत्येक 12 मिनट पर, तो एक साथ जब भी वह बजेंगे तो ये 12 मिनट के बाद ही होगा। यहाँ पर है 10 मिनट है, तो ये जो है 20 मिनट के बाद बजेगा। तो इस तरह से जो इनका एक साथ बजने का जो इंटरवल होगा वो इस नंबर से अधिक होगा। जब अधिक होगा तो बस उसके लिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो सीधा लिखिए यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। एलसीएम आप इस तरह से फाइंड कर लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अभी 2 से फिर डिवाइड होगा, ये तो 1 ही होगा, 2 1 जा 2, ये 3 3 रहेगा, 2 2 जा 4, ये 5 ही होगा, 2 3 जा 6। अभी 3 से एक बार और डिवाइड होगा, 1 1, 3 1 जा 3, अभी 2 ऐसे ही होगा, 5 भी वैसे ही रह जाएगा, 3 1 जा 3। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, 62 जा 120 minutes. It means all 6 bell ring after every 120 minutes. ठीक है ना? So all 6 bell rung after every 2 hours. 120 minutes equals to 2 hours. प्रत्येक 2 घंटे के बाद जो है ये बेल जो है बजेगा।
देखिए, तो हमें अब फाइंड करना है कि वह 30 घंटे में, इन 30 आवर्स, वह कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो दीदी देखिए, नंबर ऑफ टाइम्स दे रन टुगेदर इक्वल्स टू, ए हमारा कितना आ गया है एलसीएम ए, तो ए हुआ 30 आवर्स बाई 2, तो ए 15 टाइम्स, 1 बजे थे पहली बार, तो उसको 1 प्लस कर दीजिए, तो 2 15 जा, तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16 टाइम्स। तो ये ऑल 6 बेल जो है एक बार बजने के बाद 30 घंटे में 16 टाइम्स जो है वह एक साथ बजेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, इसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका 100% रियल नंबर कंप्लीट। ओके, थैंक्स।